गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च से संबंधित जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें के करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण किस शहर में किया गया था। तो देखिए, दुबई में किया गया था, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का ये शहर है। तो दुबई में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण किया गया था, जैसा कि आप इसकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। इस ऑब्जर्वेशन व्हील का देखिए नाम क्या है, एन दुबई इसका नाम है। और ये कितना ऊंचा है, तो ये ऊंचाई इसकी है जो कि 250 मीटर, अगर फिट में देखा जाए तो 820 फीट ये ऊंचा है। और ये किस द्वीप पर स्थित है, तो ये ब्लू वाटर द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो ब्लू वाटर द्वीप जो कि संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। और संयुक्त अरब अमीरात का शहर दुबई में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण किया गया। इसके पहले जो है सबसे ऊंचा, जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील था वो था लंदन में। ठीक है, अब हम आते हैं आज के सेशन पे और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि कौन सा राज्य कर्नाटक को पीछे छोड़कर समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष राज्य बन गया है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उड़ीसा। करेक्ट आंसर इज ए, तमिलनाडु जो है अक्षय ऊर्जा क्षमता में इस समय देखा जाए तो शीर्ष स्थान पे पहुंच चुका है। किसको पीछे छोड़ा है, ये कर्नाटक को। इसके पहले कर्नाटक का स्थान था अक्षय ऊर्जा क्षमता में। तो यहाँ पे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार तमिलनाडु ने कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए भारत में समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में पहला स्थान हासिल कर लिया। ठीक है, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा ने ये बताया है, रिपोर्ट दी कि तमिलनाडु जो है अक्षय ऊर्जा के मामले में जो है पूरे भारत में सबसे शीर्ष स्थान पे। इसके पहले कर्नाटक था। और हाल फिलहाल में देखा जाए तो तमिलनाडु ने अपनी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्रों में अपनी क्षमता को वृद्धि किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य इस समय देखा जाए अक्षय ऊर्जा में शीर्ष स्थान पर है क्षमता में, तो तमिलनाडु है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले पृष्ठ पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अजय त्यागी, माधवी पूरीबुच, उर्जित पटेल या फिर अनूप जैन। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, माधवी पूरीबुच को भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आप इनकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। तो सरकार ने माधवी पूरीबुच को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेवी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये सेवी प्रमुख पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला है। ठीक है, तो ये पहली महिला है कौन, माधवी पूरीबुच, जो कि सेवी की नई चेयरपर्सन बनाएगी। इन्होंने देखा जाए अजय त्यागी का स्थान लिया, जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। ठीक है, तो जो है सेवी का अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो 5 साल का कार्यकाल होता है। तो अजय त्यागी जी का कार्यकाल पूरा हो गया था और उनके स्थान पे जो है माधवी पूरीबुच को सेवी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ये इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है। अमेरिका, भारत, कनाडा या फिर चीन। करेक्ट आंसर इज सी है, कनाडा जो है ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है। तो कनाडा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत कर दिया है। कनाडा सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंच के उपयोग को मंजूरी दी है। और इसका देखिए ये वैक्सीन जो है, इस वैक्सीन को क्यूबेक सिटी में स्थित मुत्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली बायोफार्मा कंपनी मेडिकेगो और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने तैयार किया। ठीक है, तो किसने तैयार किया, ध्यान रखिएगा, मेडिकेगो और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने मिल करके इस वैक्सीन को तैयार किया है। और मेडिकेगो का यह 2 डोज वाला जो टीका है ये 18 से लेकर के यहाँ पे देखिए 60 वर्ष होना चाहिए था, 18 से 60 वर्ष तक के आयु के वयस्कों को दिया जा सकता है। ठीक है, इसको तो करेक्ट कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन जो कि कोविफेंच है उसके उपयोग को मंजूरी देने वाला देश कौन सा है, कनाडा है। और इसको बनाया किसने है, तो मेडिकॉग और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने इसको मिल करके तैयार किया है। और इसे 18 से लेकर के देखा जाए तो 16 वर्ष तक के आयु के वयस्क को दिया जा सकता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है।
26 फरवरी को, 27 फरवरी को, 28 फरवरी को या फिर 1 मार्च को? करेक्ट आंसर इज सी है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में देखा जाए तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, हर वर्ष जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को देखा जाए किस स्मृति में इस दिन को मनाया जाता है कि 28 फरवरी जो है हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में मनाने का कारण देखा गया है। इस दिन देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था। ठीक है, रमन प्रभाव का आविष्कार किया था और इसके जो है आविष्कार के लिए सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और वह यह पुरस्कार ग्रहण करने वाले सिर्फ भारत के पहले नहीं बल्कि एशिया के पहले वैज्ञानिक थे। और 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 थीम जो है इस बार क्या थी? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो साइंस के क्षेत्र में सीवी रमन जी को रमन पुरस्कार दिया गया था और साथ ही साथ इनको भारत रत्न भी दिया गया था। और इनके किस आविष्कार के लिए? तो रमन प्रभाव जो इन्होंने आविष्कार किया था उसको लेकर के। और इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम देखिए क्या है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ध्यान रखिएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? जैसा कि आप जान रहे हैं इस समय यूरोप यानी कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध छिड़ा हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे भारतीय छात्र जो है वो फंसे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे बड़ी संख्या में भारतीय जो है वहाँ पे जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए और युद्ध के उस युद्धग्रस्त इलाके में वो फंस गए हैं जिनको बचाव कार्य जो है भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और इस बचाव अभियान को सरकार के द्वारा एक नाम दिया गया है ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन राहत या फिर ऑपरेशन बचाव। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, ऑपरेशन गंगा जो है वो युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन है। यहाँ पे देखा जाए तो भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है। यहाँ पे रूस और यूक्रेन की बात करें तो इन दोनों के बीच में एक तरीके से तनाव का कारण है। ठीक है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन को राष्ट्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। ठीक है, तो यूक्रेन को ठीक है और इससे कई भारतीय नागरिक जो है यूक्रेन में फंस गए। जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पे जो तनाव की स्थिति, युद्ध चला हुआ है, तो यूक्रेन के द्वारा वहाँ पे जो क्षेत्र है उस पूरे एरिया को नो फ्लाई जोन यानी कि उसके ऊपर से कोई भी फ्लाइट नहीं जा सकती। तो बहुत सारे जो वहाँ पे जो छात्र फंसे हुए हैं वो पोलैंड की बॉर्डर तक आ रहे हैं और फिर उसके बाद जो है भारतीय जो फ्लाइट्स हैं वो उनको रिसीव करके भारत तक ला रही हैं। तो ये है कि नो फ्लाइट जोन वहाँ पे जो है घोषित किए जाने के बाद जो है अधिकारीगण जो है जितना प्रयास कर रहे हैं भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने का और इस ऑपरेशन को कहा गया ऑपरेशन गंगा। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए ऑपरेशन राहत जो है भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष चलाया गया था और किस कारण चलाया गया था? ऑपरेशन राहत। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तमिलनाडु, दिल्ली, केरल या फिर गुजरात? करेक्ट आंसर इज बी, तमिलनाडु, माफ करिएगा बी यानी कि दिल्ली। तो ई जो भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को जो है दिल्ली में स्थापित किए जाने की मंजूरी दी गई है। तो दिल्ली कैबिनेट ने भारत का अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट इको पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है दिल्ली कैबिनेट ने। इस पार्क की बात करें तो ये पार्क 20 एकड़ जमीन पर जो है ये पार्क बनाया जाएगा और जैसे कि दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली जो है हर साल 2 लाख टन जो है ई कचरा जो है वो बनता है, वहाँ पे ई कचरा फेंका जाता है दिल्ली में। और इन सबको ध्यान में रखते हुए जो है वहाँ पर भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट इको पार्क, जहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो अपशिष्ट निकलते हैं, जो कचरा निकलता है, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन जो पुराने जिसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये सब क्या है जो हार्डवेयर निकलते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कचरे ही तो है। तो इनका निवारण करना, चूंकि अगर हम इसको पर्यावरण में फेंक देते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो इसका एक निवारण करना चाहिए और इस निवारण के लिए एक पार्क स्थापित किया जा रहा है दिल्ली में जो कि 20 एकड़ में फैलेगा। और इस पार्क को देखा जाए तो यह पार्क जो है इको पार्क वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से ई कचरे का पुनर्चक्रण करेगा, उसका नवीनीकरण करेगा और उसका निराकरण करेगा। ठीक है, तो ये पार्क एक तरीके से पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण करके जो ई अपशिष्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जो कचरे निकलते हैं उनको एक तरीके से उनका निवारण करेगा। ठीक है, तो पहला जो है पार्क कहाँ पे? ये दिल्ली में।
अगला है, हाल ही में चर्चा में रही स्विफ्ट वैश्विक वित्तीय संदेश प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, नाम से ही पता चला टेली कम्युनिकेशन इंटर बैंक, यानी कि बैंकों के बीच में एक संदेश वाहक के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है स्विफ्ट। और इस स्विफ्ट को जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? 1960, 1965, 1970 या फिर 1973। करेक्ट आंसर इज डी है, 1973 में देखा जाए तो स्विफ्ट जो कि एक वैश्विक वित्तीय संदेश प्रणाली है, इसकी शुरुआत किया गया था। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। देखिए इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हाल फिलहाल में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में, अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है इसकी जो है शुरुआत 1973 में की गई थी। और इस प्रणाली की बात किया जाए तो ये दुनिया भर के बैंकों, वित्तीय संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संदेश प्रणाली है। एक तरीके से बैंक आपस में जो कनेक्ट होते हैं और बैंकों के बीच में जो संदेश, किसी भी तरह का संदेश है, किसी भी तरह का उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो इसी प्लेटफॉर्म पे होता है। जैसे कि एक तरीके से व्हाट्सअप होता है ना, आप व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, उसी तरीके से स्विफ्ट होता है। जो बैंक होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? स्विफ्ट प्रणाली के माध्यम से, ठीक है। तो ये एक बैंक जब दूसरे बैंक को संदेश भेज रहा है, किसी तरीके का उससे कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो वो इसी के माध्यम से करते हैं इसकी शुरुआत। अब यहाँ पे देखा जाए ये जो स्विफ्ट है, इसमें 11,000 से अधिक वित्तीय संस्थानों को सुरक्षित तरीके से संदेश और भुगतान आदेश भेजने में मदद करता है। ये हाल फिलहाल में देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम ने स्विफ्ट वैश्विक वित्तीय संदेश प्रणाली से रूस के कुछ चुनिंदा बैंकों को हटाने की घोषणा किया, जिसके कारण से स्विफ्ट जो है ये चर्चा में है। उन्होंने रूस के केंद्रीय बैंक पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं और यह कदम रूस पर नए वित्तीय प्रतिबंध के तहत उठाए गए, ठीक है। तो जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर जब आक्रमण किया रूस ने, तो उस पर कई तरीके के जो है प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जैसे कि उसके पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा करके और भी किसी तरीके से। तो इस पर एक जो है उस पर प्रतिबंधों के तहत एक वित्तीय प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें से कि उसके जो है स्विफ्ट के तहत उस पर कई सारे बैंकों को, कुछ चुनिंदा बैंकों को हटाने की घोषणा किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा IVFRT योजना को अगले कितने वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 5 वर्षों, 4 वर्षों, 3 वर्षों या फिर 2 वर्षों? करेक्ट आंसर इज ए है, 5 वर्षों के लिए इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दिया गया। देखिए इस योजना का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, देख लेते क्या है। तो हाल ही में भारत सरकार ने 1364.88 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए अप्रवासन वीजा, विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना, इमिग्रेशन वीजा, फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। तो इस योजना को जारी रखने की मंजूरी, और ये अगले 5 वर्षों के लिए 2021 से लेकर के 2026 तक के लिए। इस योजना की बात करें तो यह योजना जो है अप्रवासन वीज़ा जारी करने, विदेशियों के पंजीकरण और देश में उनकी गतिविधियों पर निगरानी करने से संबंधित कार्यों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन का प्रयास करती है, ठीक है। योजना का बेसिकली उद्देश्य क्या है? यह योजना मुख्य उद्देश्य जो है इस योजना का वह सुरक्षित और एकीकृत सेवा प्रदाता फ्रेमवर्क प्रदान करना, और साथ ही साथ इसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने हेतु वैध यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराना। यह योजना इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत गृह मंत्रालय के मिशन मोड परियोजना में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसका आप पहली बात तो फुल फॉर्म याद रखेगा। क्या है इसका फुल फॉर्म? अप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना, जिसके कार्यकाल को बढ़ाया गया, जिसके समय को बढ़ाया गया अवधि को अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक के लिए किया गया है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वर्ष 2022 में 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार समारोह में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं? C., CDEC, NTPC या फिर ट्राई? यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा C., ने जो है 2022 में 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार समारोह में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो भारत सरकार के प्रतिष्ठित दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र
केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C.DOT ने 12वें वार्षिक एजिम ग्राहक बल पुरस्कार में अपनी स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए अभिनव दूरसंचार समाधानों के लिए विभिन्न श्रेणियों में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और ये विभिन्न श्रेणी कौन सी, ये जो देखा जाए तो यहाँ पे सामाजिक कल्याण के लिए तकनीकी, कोविड-19 से लड़ाई के लिए निवारण उपायों और लॉकडाउन प्रबंधन में अभिनव श्रेणी में जो है ये 3 पुरस्कार, इन 3 श्रेणियों में इस पुरस्कार मिला है। किसको? C.DOT को मिला है। अगर हम C.DOT की बात करें यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की बात करें तो ये एक सरकारी स्वामित्व वाली दूर संचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, उसकी स्थापना 1984 में की गई थी। ठीक है, तो किसे मिला है? C.DOT को मिला है 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 3 पुरस्कार से। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अंतिम प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में बाबा साहब द ग्रैंड म्यूजिकल नामक नाटक का आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर बिहार? करेक्ट आंसर इज डी, माफ करिए C है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में जो है बाबा साहब द ग्रैंड म्यूजिकल नामक नाटक का आयोजन किया गया है। तो दिल्ली सरकार ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन पर बाबा साहब द ग्रैंड म्यूजिकल नाटक का आयोजन किया है। दिल्ली सरकार ने किया गया, दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया, दिल्ली में किया गया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रेरणादायक जीवन को यह भव्य संगीत नाटक के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज था ये हमारा 10 MCQ। आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक, ठीक है, वो पार्क था जो अभी हम लोगों ने बात किया, जो कि दिल्ली में बनेगा। मैं यहाँ पे प्रश्न पूछ रही हूँ कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक जो है वो किस राज्य में खोला गया था? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। बाकी आज का जो भी है हम लोग जो डिस्कशन किए हैं उसकी जो PDF है उसको आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।